अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटे ओपन योर फिजिक्स बुक, पेज नंबर 102 आप लोग ओपन करें। हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी चैप्टर 4 की, पार्ट ए डेट इज़ एमसीक्यूज एंड देन पार्ट बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको कंप्लीट बेटे करवा दिए थे। आज हम पार्ट सी जो है वो स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 102 आप लोग ओपन करें बुक का। सी पार्ट आपका है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, ठीक है बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैं आपको करवाऊंगी। टॉप फॉर फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 4.1 पार्ट सी का 4.1 हम लोग कर रहे हैं। अ कार ट्रेवल एट द सेम स्पीड अराउंड टू कर्व्स विद डिफरेंट रेडियाई, फॉर विच रेडियस द कार एक्सपीरियंस मोर सेंट्रीपिटल फोर्स, प्रूव योर आंसर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कार जो है वो एक कार है जो कि सेम स्पीड से दो डिफरेंट कर्व्स में जो है जो कि डिफरेंट रेडियस के हैं उनमें मूव कर रही है। कौन से रेडियस की कार जो है ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करेगी, आपने ये चीज़ बताना है। दो यानी कि कर्व्स है ना, दोनों के जो रेडियस हैं वो क्या हैं, डिफरेंट है। तो आप ये बताओगे कि कौन सी कार का जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बेटे ज़्यादा है, वो ये आपने इसमें बताना है। वो का आप इसका बेटे क्या आंसर होता है कि जितना सर्कल छोटा होता है, ठीक है, वो सर्कल जिसका रेडियस स्मॉल होता है ना उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे द कार मूविंग ऑन द कर्व पाथ विथ स्मॉलर रेडियस एक्सपीरियंस मोर सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कार जो कि स्मॉलर सर्कल यानी कि वो सर्कल जिसका रेडियस स्मॉल है उसमें बेटे जो है वो ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करेगी। अ कार मूविंग ऑन द कर्व पाथ विथ स्मॉलर रेडियस एक्सपीरियंस मोर सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर आप सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो इस फार्मूला से क्लियरली पता चलता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। आर क्योंकि देखो नीचे आता है ना, इसका मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस कम होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी, और रेडियस जो है अगर ज़्यादा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। आपने सिंपल पहले तो ये बता देना ना इस क्वेश्चन में कि जिसका रेडियस कम है उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होती है। नीचे आपने अपनी इक्वेशन लिख देनी है। इक्वेशन क्या है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, नीचे आपने बेटे ये इक्वेशन लिखोगे कि सेंटीमीटर फोर्स किसके इक्वल होती है, वो होती है एम वी स्क्वायर ओवर आर के। इसका मतलब है कि सेंटीमीटर फोर्स जो है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस ज़्यादा होगा तो सेंटीमीटर फोर्स कम होगी, रेडियस कम होगा तो सेंटीमीटर फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया। अब चलते हैं बेटे हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आप लोग आओ। अ राइप मैंगो डज नॉट नॉर्मली फॉल फ्रॉम द ट्री, बट व्हेन द branch of the tree is shaken the mango falls down easily, can you tell the reason। इन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो राइप मैंगो है यानी कि जो मैंगो पक जाता है, फुल आपका फ्रूट जो है वो राइप हो जाता है, बिल्कुल जो जब फ्रूट बन गया मैंगो का, तो वो जनरली जो नॉर्मली जो है वो ट्री से फॉल नहीं करते। लेकिन जब आप ट्री की उस टहनी को, उस शाख को जिसके ऊपर मैंगो लगा हो बेटे, उसको आप लोग शेक करो या उसको आप लोग हिलाओ तो मैंगो जो है वो इजीली नीचे गिर जाता है। यानी कि वैसे अगर देखो आपका ट्री बिल्कुल सीधा है, ठीक है, हवा नहीं चल रही ना आप हिला रहे हो तो मैंगो नीचे नहीं गिर रहा। लेकिन जैसे ही आप ट्री को हिलाते हो, उसकी स्टेम को ज़ोर ज़ोर से हिलाओगे तो मैंगो गिर जाएगा। वाई, वो क्यों गिरेगा, आपने इसका रीज़न बताना है। व्हाट इज़ द रीज़न। तो बेटे इसका रीज़न क्या है कि अब मैंगो डज, जो मैंगो है वो नॉर्मली जो है वो फॉल नहीं होता, बिकॉज जितनी फोर्सेस वहाँ पे अप्लाई होती हैं सारी की सारी क्या हैं, वो एक्यूलिब्रम में होती हैं। लेकिन जब आप ट्री की ब्रांच को बेटे जो है वो शेक करते हो तो वो क्या हो जाता है, वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो इनर्शिया जो है वो मैंगो को वहाँ से क्या कर देता है, नीचे गिरा देता है, फॉल कर देता है, उसको वहाँ से डीटैच कर देता है। वो अटैच होता है ना दरख्त के साथ, तो वो वहाँ से डी अटैच हो जाएगा। तो आप लोग सिंपली इसमें क्या लिखोगे, इसका आंसर में आप लोग लिखोगे अ मैंगो डज नॉट फॉल नॉर्मली बिकॉज द फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि फोर्सेज जो हैं वो इक्विलिब्रियम में है। व्हेन यू शेक द ब्रांच, जब अपनी ब्रांच को शेक करते हैं, द मैंगो फॉल बिकॉज यू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, क्योंकि आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं। एंड इनर्शिया काज द मैंगो
टू डी अटैच एंड फेल, ठीक है, फॉल आप कह सकते हो एंड फॉल, मैंगो जो है वो नीचे गिर जाता है जब उसका इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होता है, इनर्शिया की वजह से मैंगो जो है वो ब्रांच से टूट के नीचे गिर जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज 4.3, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन रिलेशन टू ऑब्जेक्ट्स टॉपलिंग ओवर, provide an example where an object center of gravity affects its stability and explain how altering its base of support can influence stability। ठीक है, आपने बताना है कि स्टेबिलिटी क्या है और डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उनकी स्टेबिलिटी पे किस तरह जो है बेटे इफ़ेक्ट करता है, वो सारा आप लोग बताओगे। तो सिंपल आपने इस क्वेश्चन में आपने क्या लिखना है कि स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आप यहाँ पे अपनी बुक के आओ बेटे, यहाँ पे हमने पढ़ा भी था, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की आपकी बुक में शेप्स बनी हुई थी और उनकी स्टेबिलिटी जो है वो भी मेंशन थी, तो वही हम लोग जो है यहाँ पे बताएंगे। एप्लीकेशंस भी थी, इम्प्रूवमेंट, न्यूट्रल स्टेबिलिटी, ठीक है, ये सारा का सारा जो कुछ है ये आप अपने इस क्वेश्चन में जो है लिख सकते हैं। आपने सिंपल क्या बताना है, देखो जैसे ये बहुत सारे आपकी बुक में ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है, ये क्या है, इनकी शेप्स हैं और हर शेप का जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखा हुआ है। स्क्वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखा हुआ है, ट्रायंगल का, राउंड प्लेट का, स्फेयर का, सिलेंडर का और मीटर रॉड का, इन सब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताया हुआ है। और जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपसे कहा था कि बेटे ये टेबल आपने जो है लाजमी जो है ये याद करना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आता है, तो ये आपने याद रखना है। स्टेबिलिटी जो है बेटे वो डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की क्या पोजीशन है उस पर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड कर रही होती है। फिर आपने थोड़ा सारा गाइड करना है कि डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो स्क्वायर है उसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होगा, राउंड प्लेट का किधर होगा, सिलेंडर का किधर होगा, ये आपने इसमें मेंशन करना है। उसके बाद आपने कुछ एग्जाम्पल दे देनी है, फॉर एग्जाम्पल ये सारी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताई हैं अभी, जो आपका टेबल है वो आप एग्जाम्पल्स दोगे। उसके बाद आप लोग लिखोगे कि नैरो ऑब्जेक्ट जो हैं वो लेस स्टेबल होते हैं बिकॉज इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हायर होता है, ठीक है, और जो स्टेबिलिटी है उसको हम लोग किन तरीक़ों से इम्प्रूव कर सकते हैं ये आप लोग राइट करोगे कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग लो कर लेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग जो है स्टेबिलिटी को क्या कर सकेंगे, इम्प्रूव कर सकेंगे। सिंपल आपने इस क्वेश्चन के आंसर में बेटे क्या लिखना है, आपने पहले तो ये बताना है कि स्टेबिलिटी डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर मैंने आपको जो टेबल दिखाया था आपने उसके बारे में लिखना है कि डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स, इनकी शेप्स, अगर रेक्टेंगल होगा, अगर स्फेयर होगा, अगर सर्कल होगा तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। फिर थर्ड चीज़ आपने क्या यहाँ पे मेंशन कर देनी है, आपने एग्जांपल्स दे देनी है। जैसे आप एग्जांपल दोगे, जो टॉल और नैरो ऑब्जेक्ट होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बेटे वो हायर होता है। फिर आपने इस क्वेश्चन में क्या चीज़ मेंशन करनी है, आपने करना है कि हम लोग स्टेबिलिटी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, बाय लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर करके, या जो उनकी बेस ऑफ सपोर्ट होती है ना, जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को सपोर्ट मिल रही है, अगर उस सपोर्ट को हम लोग मज़ीद चौड़ा कर दें, वाइड कर दें, तो भी हम लोग जो उसकी स्टेबिलिटी है उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अब जैसे ये पेंसिल है, इसका ये इतनी स्टेबल नहीं है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतना वाइड नहीं है, जितना ज़्यादा वाइड होगा उतनी जो उसकी स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ आ गई बेटे, लिख लोगे। अगर नहीं समझ आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपने मुझसे पूछना है, ठीक है, और जिस तरह मैंने आपको गाइड किया आपने उसी तरह इसका आंसर जो है वो लिखोगे आप लोग। नेक्स्ट हम आते हैं अपने पार्ट 4.4 की तरफ। वाई एन एक्सेलरेटेड बॉडी कैन नॉट बी कंसिडर इन इक्विलिब्रियम। कोई भी बॉडी जिसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही हो, एक्सेलरेटेड बॉडी हो, वो इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं होती, उसका रीज़न क्या है, आपने ये रीज़न बताना है। इसका रीज़न ये है कि बेटे जब इक्विलिब्रियम जो होती है ना उसमें क्या होता है कि नेट फोर्सेस, यानी कि जितनी फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर अप्लाई होती हैं, और नेट टॉर्क जो है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। किसी भी बॉडी का जब टोटल इक्विलिब्रियम और टॉर्क ज़ीरो होगा तभी वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी ना, लेकिन जो एक्सेलरेटेड बॉडी होती है वो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होती, ठीक है, ये इसका रीज़न है।
एक्सेलरेटेड बॉडी जो है, एक्सेलरेटेड बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम बिकॉज इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स बोथ नेट फोर्सेज एंड नेट टॉर्क टू बी ज़ीरो विच इज़ नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। दोबारा बता देती हूँ बेटे, मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी बॉडी जो है, एक्सेलरेटेड बॉडी जो है, वो इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं होती। क्योंकि किसी भी बॉडी का इक्विलिब्रियम में होने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर जो नेट फोर्सेस हैं और जो टॉर्क है वो ज़ीरो। लेकिन इस केस में जब बॉडी एक्सेलरेटेड होती है तो वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो चीज़ जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। तो आप लोग क्या लिखोगे, एन एक्सेलरेटेड बॉडी कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन इक्विलिब्रियम because equilibrium requires both net forces and net torque to be zero which is not possible during acceleration। ठीक है, जो कि एक्सेलरेशन के दौरान या एक्सेलरेशन की वजह से पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 4.5, टू बॉक्सेस ऑफ सेम वेट, ठीक है, बट डिफरेंट हाइट्स आर लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रक। If the truck makes a sudden stop, which box is more likely to tumble over? Why? दो बॉक्सेस हैं जिनका सेम वेट है लेकिन उनकी हाइट्स जो हैं वो क्या हैं, डिफरेंट है, और वो एक ट्रक के जो फ्लोर है उसके ऊपर जो है वो पड़ी हुई हैं। ठीक है, एकदम से ट्रक जो है वो स्टॉप होता है, यानी कि उसमें जो है एकदम से ब्रेक अप्लाई होता है। तो आपने बताना है कि कौन सा बॉक्स जो है वो पहले आगे आके जो है वो गिरेगा और क्यों, वाई, उसका रीज़न क्या होगा, वाई वो बॉक्स जो है वो टम्बल ओवर क्यों करेगा, यानी कि ऊपर से उसके जो है वो गुजर जाएगा या पहले जो है आगे हो जाएगा या ऊपर उससे जो है उसके निकल जाएगा। वाई, रीज़न बताओगे आप उस टम्बलिंग का। तो आप बताओगे कि जो टॉलर बॉक्स है, ठीक है ना, इन्होंने क्या बताया है कि हाइट डिफरेंट है, वेट सेम है लेकिन हाइट डिफरेंट है, एक टॉल है एक स्मॉल है। तो वो बॉक्स जिसका साइज बेटे टॉलर होगा, लाइकली टू टम्बल, वो जल्दी टम्बल करेगा बिकॉज क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर होता है। क्या होता है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है बेटे, हायर होता है। तो आप क्या लिखोगे, द टॉलर बॉक्स इज मोर लाइकली टू टम्बल बिकॉज इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हायर मेकिंग इट लेस स्टेबल व्हेन द ट्रक स्टॉप सडनली। क्लियर हो गया। क्या मैंने बता दिया कि वो बॉक्स जिसकी हाइट जो है बेटे वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो बॉक्स जो टॉलर होगा वो ज़्यादा जल्दी टम्बल करेगा। क्यों, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हाई है, जिसकी वजह से वो लेस स्टेबल है। और जब लेस स्टेबल होगा तो वो फ़ौरन से पहले जो है वो क्या होगा, जब ट्रक स्टॉप होगा तो उसकी जो है उसके अंदर टम्बलिंग होगी। तो आप इसको कैसे लिख दोगे, द टॉलर बॉक्स इज़ मोर लाइकली टू टम्बल बिकॉज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ हाई मेकिंग इट लेस स्टेबल व्हेन द ट्रक स्टॉप सडनली। क्लियर। हमने पार्ट सी जो है बेटे कंप्लीट कर लिया। पार्ट सी आपका क्या था, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। आपने इन क्वेश्चंस के रीज़न बताने थे कि वाई, क्यों ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन थे बेटे, 5 के रीजंस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए, समझाए और बता दिए। अब आप लोग इनको अपनी अपनी नोटबुक्स में राइट कर लो। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी आपका है कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन मीन लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये आपने इनके जो है आंसर्स डिटेल से देने हैं। पार्ट डी में करवा रही हूँ, बुक का पेज है आपका 103। पहला क्वेश्चन है 4.1, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स विद एन एग्जाम्पल्स। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स हमने डिटेल से पढ़ा था बेटे, आपने यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पे आओ। आपकी बुक में प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो हैं वो दिए गए हैं और हमने उनको किया भी था। इधर आओ, ये देखें आपकी बुक के पेज नंबर 87 पे आप आएँ। टॉपिक आपका है 4.6 प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। ये सारे के सारे जो है आपने यहाँ पे डिटेल से लिखने हैं। ये प्रिंसिपल्स आपको पहले आपने एक्टिविटी लिखनी है, देन आपने इस प्रिंसिपल को जो है वो डिटेल से बेटे आप लोग सारा का सारा जो है डिफाइन करोगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ आपका क्या है, मूवमेंट है। ठीक है, तो आपने इसको जो है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स है, तो आपने इसकी जो है वो डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स भी जो हैं वो देनी है। ठीक है, हमने क्या करना है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स बेटे आपकी बुक में मैं देख रही हूँ किधर दिया हुआ है, या आपका मैं आपको ताकि इसको पॉइंट आउट करवा दूँ ताकि आपको जो है इजीली इसकी जो है वो तैयारी हो जाए। एक्सरसाइज की तरफ आए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स विद एन एग्जाम्पल्स। ठीक है, आपने अपनी बुक खोलो, मैं आपको पॉइंट आउट करती हूँ बेटे इसमें ये किधर है इसका आंसर।
मैं आपको अभी इसके निशान लगा देती हूँ। नंबर 11 पे हम जाएंगे। आप बेटे अपनी बुक के पेज नंबर पे आएँ, 87 पे, पेज नंबर 87 पे आओ। वहाँ पे आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ये देखें 4.6 टॉपिक है। आपने क्या क्या करना है, आपने सिंपल बताना है अ बॉडी इज बैलेंस इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ, यानी कि क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का जो सम है जब वो इक्वल होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, वो बॉडी जो है वो बैलेंस है। पहले आपने ये स्टेटमेंट लिख देनी है। स्टेटमेंट में आपने क्या लिखना है बेटे, मैं दोबारा बता देती हूँ। आप स्टेटमेंट में लिखोगे अ बॉडी इज बैलेंस इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन इट। उसके बाद आपने ये पहले आपने क्या कर ली, उसकी स्टेटमेंट लिख दी जो कि मैंने बताई है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूवमेंट जो है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का सम इक्वल होगा किसका, एंटी क्लॉकवाइज का। तब हम लोग क्या कहेंगे, बॉडी जो है वो बैलेंस्ड है। पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे, देन आपने हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो है ये आपने जो मैंने आपको समझाया भी था, ये आपने सारा का सारा यहाँ पे राइट करना है। ये आपकी एक्टिविटी है और यही इसका आंसर है। यहाँ पे एंड पे भी बेटे इसकी स्टेटमेंट लिखी है, लेकिन आपने इसकी ये जो स्टेटमेंट है ये पहले राइट करनी है। पहले हेडिंग दे लेनी है स्टेटमेंट की, वो लिखनी है, फिर उसके बाद आपने ये एक्सपेरिमेंट लिखना है और डायग्राम भी जो है वो साथ ड्रॉ करनी है। छोटा सा इसका आंसर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, डिस्क्राइब हाउ कुड यू डिटर्मिन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप लैमिना एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, आपने इरेगुलर शेप जो हैं उनके बताने हैं कि उनके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं वो किधर हैं। ठीक है, वो सारे आप डिस्क्राइब करोगे। अगर आप पीछे हो अपनी बुक के, यहाँ पे आपको दिए होंगे, ये देखें पेज नंबर 88 पे आओ बेटे। टॉपिक आपका है 4.7। यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, यहाँ से लेकर बेटे आपने यहाँ तक जो है इसका सारा का सारा आंसर जो है उसमें ये भी आएगा, और प्लेन लैमिना और ये वाली रेक्टेंगुलर ग्रेविटेशनल, ये सारी की सारी जो है आपने इस क्वेश्चन के अंदर जो है यहाँ तक जो है वो राइट करना है। क्लियर हो गया, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बेटे थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर आप लोग आओ तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, स्टेट एंड एक्सप्लेन टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। आपने जो इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस है ना, दो टाइप्स हैं जो इसकी, वो आपने जो है उनको डिस्क्राइब करना है अच्छी तरह से, उनको जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है। टू कंडीशंस, तो आप लोग अपनी बुक के पीछे हैं तो बेटे यहाँ पे आपको कंडीशंस दी होंगी। ये देखें, आपने पहले क्या बताना है, पहले आपने बता देना है व्हाट इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहले आपने इक्विलिब्रियम, बेटे पेज नंबर 90 पे है इसका आंसर। पहले आप इक्विलिब्रियम के बारे में लिखोगे, ठीक है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। उसके बाद आपने कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लिखनी है। देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और दूसरी कौन सी है, सेकंड कंडीशन। यहाँ तक इसका आंसर है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आपने इक्विलिब्रियम के बारे में लिखना है, फिर उसकी दोनों कंडीशंस जो है उनको भी लिख देना है। यहाँ पे हालांकि क्वेश्चन में ये लिखा है स्टेट एंड एक्सप्लेन टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, लेकिन बेटे उससे पहले आपने इक्विलिब्रियम को भी जो है वो डिफाइन करना है और उसको भी, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। देन आप दोनों कंडीशंस की हेडिंग्स देके दोनों के बारे में वन बाय वन जो है आपने राइट करना है। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आपका 4.4, हाउ द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी इम्प्रूव, गिव फ्यू एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, आपने बताना है कि किसी भी जो डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी को आप लोग जो है वो किस तरह जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, गिव अ फ्यू एग्जाम्पल सपोर्ट योर आंसर। आप पीछे अगर आप लोग आओ, मैं आपको बताती हूँ, आप अपनी बुक पे आएँ, बुक के पेज नंबर 94 पे आओ। ठीक है, पेज नंबर 94 पे, हाउ इज स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी इम्प्रूव, गिव ए फ्यू एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। पहले तो आपने बताना है कि डिफरेंट टाइप के जो है स्टेट्स हैं। पहले है स्टेबल, फिर है अनस्टेबल, फिर है न्यूट्रल।
आपने इन तीनों के बारे में बेटे एक एक दो दो जो है इनकी डेफिनेशन लिखनी है। देन आपने बताना है कि आप इनकी इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हो। पेज नंबर 95 पे आपका टॉपिक है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। उसमें आपने ये सारा का सारा टॉपिक जो है वो सारा का सारा आप लोग जो है उसमें राइट करोगे। क्लियर है। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, ये आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाएगा। गिव अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सपोर्ट योर आंसर। तो जब आपने एग्जाम्पल लिखनी है तो एग्जाम्पल में आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। ये सारा लिखो ना, इसमें आपकी बहुत सारी एग्जाम्पल आ जाएंगी। स्टील शीट की एग्जाम्पल थी, पेंसिल की एग्जाम्पल थी, चेयर की जो है वो एग्जाम्पल थी। वो सारी की सारी जो है मैंने आपको पढ़ाई थी बेटे, वो सारी की सारी आपने इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो राइट करनी है। क्लियर हो गया। ये हमारे कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन भी जो हैं कंप्लीट हो गए। टोटल 4 क्वेश्चन थे, कंप्रीहेंसिव थे। इसका मतलब था कि आपने इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना है, इनकी आपने एक्सप्लेनेशन जो है बेटे वो राइट करनी है। क्लियर हो गया। हमारा पार्ट डी भी बेटे कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने आपको पार्ट सी भी कंप्लीट करवा दिया, पार्ट डी भी करवा दिया। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में पार्ट ई जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट ई जो है नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको जो है इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करवाऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करूंगी। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास। टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।